दोस्तों, बांग्लादेश की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब यही देखिए कि बांग्लादेश में रोजी रोटी का सबसे बड़ा सेक्टर माना जाने वाला यूरोप जाने वाला गारमेंट एक्सपोर्ट हाल ही के महीनों में तकरीबन 16.5% गिर गई। और इस गिरावट के पीछे कोई मौसम या डिमांड में कमी नहीं है, बल्कि भारत का अकेला एक पॉलिसी फैसला है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर अपने ही देश के अंदर लिया गया एक टैक्स से जुड़ा फैसला समंदर पार बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्रियों को इतनी बुरी तरीके से कैसे हिला सकता है। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर उस पूरी तस्वीर को समझना होगा जिसमें बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री पिछले कुछ समय से उलझी हुई है। अब यहाँ समझिए कि बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े गारमेंट एक्सपोर्ट्स में से गिना जाता है और वहां की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी इंडस्ट्री पर टिका है। लेकिन कुछ समय से ये इंडस्ट्री लगातार मुश्किलों से गुजर रही है। देश के अंदर पहले पॉलिटिकल अनरेस्ट का दौर आया, यानी कि सरकार को लेकर बड़े स्तर की सियासी उथल-पुथल और अस्थिरता, जिसने फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन और उसके शिपमेंट को सीधा प्रभावित किया। लेकिन उसके बाद एनर्जी क्राइसिस ने जो रही सही कसर थी उसे भी पूरी कर दी, यानी कि बिजली और गैस की कमी की वजह से फैक्ट्रियां अपनी पूरी क्षमता पर काम ही नहीं कर पाई। और जब तक बांग्लादेश सरकार इस पर कोई समाधान खोजती, तब तक अमेरिका ने अपने यहां आने वाले गारमेंट पर टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया। और इससे हुआ ये कि बांग्लादेश के लिए अमेरिकी बाजार महंगा पड़ने लगा। फिर भी जैसे तैसे ये सब कुछ चल ही रहा था कि वहां पर लेबर स्ट्राइक्स और फैक्ट्री मजदूरों की हड़तालें भी लगातार होती रहीं, जिसने पूरी तरीके से प्रोडक्शन टाइमलाइन को बिगाड़ दिया। खैर दोस्तों, इन सब मुश्किलों के बीच में एक और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हुआ, जिसने बांग्लादेश के लिए उसके हालात और भी पेचीदा बना दिए। और ये हुआ तब जब भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। इसे अगर सीधी भाषा में समझे तो FTA दो देशों या क्षेत्रों के बीच वो समझौता होती है जिसके तहत आपसी व्यापार पे लगने वाला टैक्स या तो हटा दिया जाता है या तो कम कर दिया जाता है, ताकि दोनों तरफ सामान एक दूसरे के बाजार में सस्ता और आसानी से पहुंच सके। और इससे हुआ ये कि FTA के बाद भारत के यूरोप जाने वाले गारमेंट्स पर लगने वाला टैक्स कम हुआ और यूरोपियन बायर्स की तरफ से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को नए और बड़े ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और था, और वो ये था कि भारत के FTA साइन होने के बावजूद भारत के गारमेंट बांग्लादेश के मुकाबले उतने सस्ते नहीं पड़ रहे थे। अब ऐसे में आपके दिमाग में सवाल होना लाजमी है कि आखिर टैक्स कम होने के बाद भी भारत बांग्लादेश की कीमत को क्यों नहीं मात दे पा रहा है। तो इसकी वजह है भारत के अंदर गारमेंट बनाने वाली प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि कपड़ा तैयार करने में लगने वाला कुल खर्चा। इस बात से समझिए कि इस कॉस्ट में सबसे बड़ा हिस्सा होता है कॉटन का, यानी रुई का, जो कपड़ा बनाने का सबसे बुनियादी कच्चा माल है। यहाँ पर दिलचस्प बात तो ये है कि भारत दुनिया में कॉटन का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो जाहिर तौर पर यह सवाल उठता है कि जब देश में ही इतनी रुई पैदा होती है तो मैन्युफैक्चरर्स को बाहर से रुई मंगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो दरअसल अगस्त से जनवरी के बीच का समय गारमेंट इंडस्ट्री का पीक सीजन होता है, यानी वो समय जब फेस्टिव सीजन और सर्दियों की डिमांड को देखते हुए पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं। और इसी पीक सीजन में घरेलू कॉटन प्रोडक्शन से मांग पूरी नहीं हो पाती, तो मजबूरी में मैन्युफैक्चरर्स को ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों से कॉटन इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब यहीं पर वही कॉम्प्लेक्स आता है, और वो ये है कि इस इंपोर्ट की गई कॉटन पर भारत सरकार 11% की इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क वसूलती थी, और इसी 11% ड्यूटी का असर सीधा कीमत पर पड़ता था। जबकि वही दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए वही कॉटन इंपोर्ट करने पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, मतलब वहां पर यही ड्यूटी 0 थी, जिसका रिजल्ट ये होता था कि भले ही भारत और बांग्लादेश दोनों एक जैसी क्वालिटी का कपड़ा बना रहे हों, लेकिन सिर्फ इसी टैक्स की वजह से बांग्लादेश का माल ग्लोबल मार्केट में सस्ता पड़ता था, जिससे बांग्लादेशी सस्ते माल का डिमांड पूरे ग्लोबल में वर्ल्ड वाइड था। लेकिन भारत सरकार ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाल ही में कॉटन के इंपोर्ट पर लगने वाले इस 11% ड्यूटी को पूरी तरीके से हटा दिया है,
मतलब एज एग्जाम्पल ये समझिए कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि किसी हाईवे पर लगने वाला टोल टैक्स अगर अचानक हटा दिया जाए तो उस रास्ते से सामान लाना ले जाना सीधे सस्ता हो जाता है। अब आप ऐसे समझिए कि अब इस ड्यूटी के हटते ही जिन देशों में कॉटन सरप्लस प्रोडक्शन में होता है वहां से भारत में कॉटन इंपोर्ट कई गुना बढ़ गया और इससे मैन्युफैक्चरर्स को अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ती कॉटन मिलने लगी है। जाहिर है इसी बची हुई लागत का फायदा मैन्युफैक्चरर्स अपने पास रखने के बजाय अपने ग्लोबल बायर्स को डिस्काउंट के तौर पर देना शुरू कर देंगे ताकि ज्यादा ऑर्डर भारत की तरफ खींचे। और दोस्तों ये वही मोड़ था जिसने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को सीधा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, खास तौर पर यूरोप के बाजार में जहां भारत को पहले से ही एफटीए का फायदा मिल रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी को सिर्फ एक टैक्स के दायरे में रखकर सोचना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, जिसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में भारत आज भी दुनिया में सिर्फ चौथे नंबर पर आता है, जबकि उसके ऊपर चीन है, बांग्लादेश है और वियतनाम जैसे देश बैठे हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठेगा कि भैया भारत जैसे बड़े देश के लिए जिसके पास कॉटन प्रोडक्शन में इतनी मजबूत पोजीशन है, वो चौथे नंबर पर क्यों बैठा हुआ है? तो वास्तव में इसकी जड़ एक बड़ी रणनीतिक चूक में छिपी है। अब इसे समझिए कि दुनिया भर में गारमेंट की डिमांड में कॉटन से बने कपड़ों का हिस्सा सिर्फ 22% है, जबकि पॉलिएस्टर जैसे मैनमेड फाइबर से बने कपड़ों की डिमांड तकरीबन 55% के आसपास है। मतलब समझिए यानी कि दुनिया की आधी से ज्यादा डिमांड उस कैटेगरी में है जो कॉटन से बनती ही नहीं है। और दोस्तों यहीं पर भारत पीछे रह गया, क्योंकि पिछले कई सालों तक भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स का पूरा फोकस सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री पर टिका रहा। लेकिन वहीं चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों ने समय रहते ही पॉलिएस्टर और दूसरे मैनमेड फाइबर बेस्ड गारमेंट पर दांव लगाया और अपनी एक्सपोर्ट बेस को कई गुना बड़ा कर लिया। और इसी बदलाव के चलते भारत, जो कभी दूसरे पोजीशन पर हुआ करता था, फिसल कर चौथे नंबर पर आ गया। खैर, अब जब यह कमी सामने आ चुकी है तो अगला सवाल भी लाजमी है कि भारत अब इसे सही करने के लिए क्या कर रहा है। तो दोस्तों, सरकार मैनमेड फाइबर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक पीएलआई स्कीम लेकर आई है। यहाँ पर पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी अगर कोई कंपनी देश में तय मात्रा से ज्यादा प्रोडक्शन करती है तो भारत सरकार उसी हिसाब से उसे आर्थिक फायदा या सब्सिडी देती है ताकि कंपनी को यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले। और इसी स्कीम के तहत करीब 16,083 करोड़ रुपए की पीएलआई अनाउंस भी की गई है, जिसके तहत इस समय 200 से ज्यादा कंपनियों को चुना गया है ताकि देश के बड़े स्तर पर पॉलिएस्टर गारमेंट और फैब्रिक तैयार किए जा सके। और इसी डेटा के अनुसार ये अनुमान किया जा रहा है कि इस स्कीम से तकरीबन 1800 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और फैक्ट्रियों से लगभग 58,000 करोड़ रुपए का आउटपुट जनरेट किया जा सकेगा। लेकिन जो दोस्तों तस्वीर दिख रही है वो तो सिर्फ एक तरफा है, वास्तव में इसकी हकीकत उतनी आसान है नहीं। अब आप इसी बात से समझ लीजिए कि भारत के लिए लेबर कॉस्ट के मोर्चे पर बांग्लादेश को पीछे छोड़ना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जो मजदूरी की दरें हैं वो अब भी भारत से कम बैठती हैं। और यही नहीं है, इसी तरह से प्रोडक्शन कैपेसिटी के मामले में चीन जैसे विशाल मैन्युफैक्चरिंग बेस को भी टक्कर देना आसान नहीं होगा। तो असल में तस्वीर ये है कि भारत के पास फिलहाल कोई गारंटी शुदा जीत तो नहीं है, बल्कि कुछ मौके हैं जो हाल ही में साइन हुए ट्रेड एग्रीमेंट या फिर बांग्लादेश के अंदरूनी अस्थिरता और कुछ देशों में चीन की माल पर लग रहे प्रतिबंधों की वजह से मिल सकता है। तो जब आज फेस्टिव सीजन के लिए दुनिया भर से ऑर्डर बटने शुरू हो रहे हैं, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इस मौके को सिर्फ एक टैक्स के कट के दम पर भुनाता है या फिर पॉलिएस्टर जैसे नए सेगमेंट में असली मजबूती बनकर अपनी चौथी पोजीशन को बदलने में कामयाब होता है। देखिए, बांग्लादेश की मुश्किलें फिलहाल भारत के लिए एक खिड़की तो जरूर खोलती हैं, लेकिन यह खिड़की कब तक खुली रहेगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपनी नीतियों में यही गति बनाए रख पाता है या नहीं। ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।